हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। वैसे तो मेरा मन था कि आप सबको बाहर वॉक कराते हुए मैं दिखाऊं और कुछ बातें बताऊं, बट आज काफ़ी विंडी है बाहर, तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तो मुझे लगा कि बैठ के ही कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बताई जाएं कि अगर आप न्यूजीलैंड में आने के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपको न्यूजीलैंड आना है, तो आपको परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पे होना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं आपके आने के और कैसे आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। तो जो सबसे पहली बात है, जब भी आप किसी भी कंट्री से न्यूजीलैंड में आना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए जिस फील्ड में आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले रखा है, तो आप उस स्टडी एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे स्टडी चूज़ कीजिए। और उस स्टडी के बाद जब न्यूजीलैंड में जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आप डायरेक्ट जिस कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे कंपनी आपकी हेल्प करती है परमानेंट रेजिडेंसी आपको लेने में। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है और 2 साल की कंडीशन होती है। उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो उस 2 ईयर की कंडीशन में आपको न्यूजीलैंड में 6 मंथ के लिए पर ईयर 6 मंथ आपको न्यूजीलैंड में स्पेंड करना पड़ता है। तो फिर आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है। एक बार अगर आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो गई, उसके बाद आप फिर किसी भी कंट्री में रह सकते हैं। फिर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, फिर आप ऑलरेडी यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हो चुके हो। फिर आप अलग अलग कंट्री में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। और दूसरा, अगर आप जैसे काम आपको जैसे आप इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से आप न्यूजीलैंड में स्टडी करने के लिए आ गए और यहाँ पे आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो जैसे आपका काम आपको ऐसा मिलता है कि आपको वर्क टू रेजिडेंसी आपको मिलती है कि 2 साल का वो वीज़ा लगता है, कि जिसमें आप अगर आई थिंक स्किल्ड वर्कर में अब आप पाते हो, तो आप अगर 2 साल काम करते हो कंपनी के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप कि काम करते करते ही रेजिडेंसी हो जाती है। उसमें आपको डायरेक्ट रेजिडेंसी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब भी आप रेजिडेंसी डालते हो ना, तो आपको सर्टन पॉइंट्स का एक क्राइटेरिया होता है, वो आपको फुलफिल करना होता है। वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, आपकी स्टडी के बेस पे, आप न्यूजीलैंड में किस लोकेशन पे रह रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स आपके इकट्ठे होके वो कैलकुलेट होते हैं। और वो पॉइंट्स की कंडीशन जब आपकी मीट हो जाती है, उसी से ही आपकी वर्क टू रेजिडेंसी लगती है और उसी से ही आपकी स्टार्टिंग में ही रेजिडेंसी आप डाल सकते हो, परमानेंट रेजिडेंसी डाल सकते हो। और थर्ड, अगर आपका पार्टनर न्यूजीलैंड में रहता है और आप दूसरी कंट्री से आते हो, और लेकिन आपकी शादी जो बंदा न्यूजीलैंड में रह रहा है उससे होती है, जो न्यूजीलैंड का रेजिडेंट है, तो वो आपकी पार्टनरशिप बेस्ड रेजिडेंसी होती है। मैं 3 साल पहले न्यूजीलैंड में आई थी, तो मैं ये थर्ड वाली कंडीशन से ही आई थी। मेरे हस्बैंड दीपक ऑलरेडी वो न्यूजीलैंड में रेजिडेंट थे और मैं शादी के बाद मैंने उनको ज्वाइन किया। तो मेरा स्टार्टिंग में जब मैं इंडिया से न्यूजीलैंड आई थी, तो मेरा विजिटर वीज़ा लगा था। उसमें मुझे मिनिमम वैसे 3 मंथ की कंडीशन होती है, लेकिन हमने जैसे 4 मंथ के बाद मेरा वर्क वीज़ा डाला था। और वर्क वीज़ा के बाद फिर आप कि जैसे पार्टनरशिप, आपको अगर न्यूजीलैंड में अपने पार्टनर के साथ रहते हुए 1 साल हो जाता है, तो उसके बाद आप पार्टनरशिप बेस्ड रेजिडेंसी डाल सकते हो। और उसमें भी फिर आपको पहले टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है और 2 साल की कंडीशन पूरी करने के बाद आपकी यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ऑप्शन देख रहे हो कि आपको बस एक्सपोजर चाहिए कंट्री का, और आप जैसे सिंपल 12th करके ही आपने बाहर आना है, तो उस केस में भी डिपेंड करता है कि आपका पर्पस बाहर कंट्री में आने का क्या है। कुछ लोग जैसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग मेन स्टडी पे फोकस करना चाहते हैं और वो वापस अपनी कंट्री जाना चाहते हैं। ये ऑप्शन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो परमानेंट रेजिडेंसी पे फोकस नहीं कर रहे, जो सिर्फ दूसरी कंट्री में आके पढ़ना और थोड़ा पैसा कमाना, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। तो जो स्टडी में काफ़ी अच्छे हैं, वो हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी को फोकस कीजिए। आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी जो फील्ड में आप स्टडी लेना चाहते हो, कौन सी बेस्ट स्टडी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इस पे एक वीडियो अलग से बना दूंगी, अगर आप स्पेशली स्टडी से रिलेटेड ही इंक्वायरीज चाहते हैं कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना ज़्यादा बेटर रहेगा और उसके बाद क्या स्कोप है।
लेकिन अगर आपका फोकस है कि आपने बस बाहर आके घूम के देखना है और कि कैसी क्या लाइफ है और कुछ पैसे कमाने हैं, तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा लंबे टाइम के कोर्स में आप पैसा इन्वेस्ट ना कीजिए। अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो आप डिप्लोमा ही मैं तो प्रेफर करूँगी आप लीजिए, ताकि डिप्लोमा के बाद आपको 1 2 या 3 साल का जैसे वर्क वीज़ा मिलता है तो उसमें आप इनफ मनी कमा के, और वैसे भी 12th के बाद इंडिया में अगर आप 3 4 साल तो कोई डिग्री करने में निकाल देते हैं, उसके बाद भी आपको जॉब जैसे मिलती नहीं है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये है। स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ रही है, बट अगर आप यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा के लिए आते हो 12th के बाद, तो आप इतना अर्न कर लेते हो कि अपनी स्टडी का तो आप सारा एक्सपेंस वो पे कर देते हो। या अगर आप लोन लेके आते हो तो जितने दिन आपको वर्क वीज़ा मिलता है उसमें जो आप कमा के आप वापस अपना लोन पे कर सकते हो। और साथ में आपको एक बाहर दूसरे देश में रहने का एक्सपीरियंस जैसे आप मिल जाता है, आप में मेच्योरिटी खुद ब खुद आ जाती है ये चीज़ें देख के। तो ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और तीसरा ऑप्शन रेजिडेंसी का, मैं फोर्थ ऑप्शन रेजिडेंसी का मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग इंडिया में ही हैं जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो लोग डायरेक्ट अपनी कंट्री में ही बैठे यानी इंडिया में ही बैठे बैठे वो न्यूजीलैंड के लिए जॉब के लिए कॉन्स्टेंटली जॉब अप्लाई करते रहे। यहाँ पे एक seek.co.nz साइट है और एक trademe.co.nz साइट है। तो आप ये ट्रेडमी के थ्रू और सीक के थ्रू आप कॉन्स्टेंटली डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जैसे न्यूजीलैंड की है वो वहाँ पे जॉब अपनी पोस्ट करते रहते हैं। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये जॉब मेरे लिए सुटेबल है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सुटेबल है, तो आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हो जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जैसे ही कंपनी आपकी जैसे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है, ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह आपका स्काइप के थ्रू या फिर किसी और ऐप के थ्रू जैसे वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उनको सब कुछ पसंद आ जाता है, तो वो आपका या तो पहले वर्क वीज़ा वो खुद लगवाएंगे या फिर वो डायरेक्टली अगर कंपनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आपके घर बैठे बैठे ही वो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी आपको जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चाहिए वो आपको सेंड कर सकते हैं, ताकि आपका एक न्यूजीलैंड में बिना कुछ पैसे खर्च करे एक वे आपको मिल जाता है न्यूजीलैंड में आने के लिए और उसके बेस पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी लेने में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से न्यूजीलैंड में आना चाहते हैं तो पहले कुछ एक्सपीरियंस गेन कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पे रहने का सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छी कंपनी से, जितनी अच्छी कंपनी से आपने इंडिया एक्सपीरियंस लिया होगा उतने ही आपके यहाँ पे ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं जॉब के, कि आपको आपके एक्सपीरियंस के, क्योंकि यहाँ पे स्टडी को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है और जॉब एक्सपीरियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जॉब एक्सपीरियंस में वो डॉक्यूमेंट वाला नहीं कह रही कि आपने इंडिया में काम कुछ किया नहीं है और लेकिन आपने कुछ सर्टिफिकेट या फिर ऐसे जॉब एक्सपीरियंस का कुछ लेटर वगैरह बनवा लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब कंपनी आपको डायरेक्ट आपके एक्सपीरियंस पे बेस पे हायर कर रही है ना, तो वो इंटरव्यू में ही वो भाप जाएंगे उस चीज़ को कि आपको कितने काम की नॉलेज है, क्योंकि वो इंटरव्यू सारा ही आपके एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड होता है। तो ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए न्यूजीलैंड के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आप सबको रिप्लाई करने का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।